फेमिनिज्म, जेंडर इक्वालिटी, नॉन सेक्सिस्ट, काफ़ी हैवी वर्ड्स है नहीं? इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर विमेन। ट्रू, जो इवेंट्स हमने पास्ट में देखे हैं इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन क्या तुमने अपने आप से कभी एक क्वेश्चन पूछा है कि इज़ इंडिया रियली सेफ फॉर मेन? तुम सबको पता होगा कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है। तुम्हें ये पता है कि इंटरनेशनल मेंस डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है छोड़ो, इनफैक्ट तुम्हें ये भी पता है कि इंटरनेशनल मेंस डे होता भी है। नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम लड़कों के बारे में सोचता ही कौन है? अतुल सुभाष, जिसने मरने से पहले एक 90 मिनट्स की वीडियो अपलोड करी ये कहते हुए कि उसकी वाइफ उसे एलिमनी के लिए मेंटली हरास कर रही है, उसके ऊपर झूठे केसेस डाले जा रहे हैं। लेकिन उसकी कोई क्यों ही सुनेगा? आखिर वो तो एक मर्द है और मर्द को कभी दर्द नहीं होता, बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसने जज के सामने ये कहा कि अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम ने उसकी बात को हंसकर टालते हुए ये कहा कि तुम अभी तक जिंदा भी क्यों हो? माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, इस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। ऐसा तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या उसके बारे में बताया है। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष के ट्विटर अकाउंट से एक 1.5 घंटे की वीडियो अपलोड होती है, जिसमें वो ये कहता है कि कैसे उसकी वाइफ के फेक एलिगेशंस और अननेसेसरी एक्सटॉर्शंस की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटली हरास और टॉर्चर किया जा रहा है, इसीलिए वो अपनी जान दे रहा है। अतुल सुभाष 34 साल का एक AI/ML एक्सपर्ट था और बैंगलोर की एक IT कंपनी में जॉब किया करता था। अतुल सुभाष का ये कहना है कि उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया ने उसके ऊपर टोटल 9 फेक एलिगेशंस लगाए थे एंड उन सब का केस यूपी के जौनपुर के एक फैमिली कोर्ट में चल रहा था। अतुल अपने साथ एक 24 पेजेस का नोट भी छोड़ कर गए हैं, जिसमें उसने ये बताया कि कैसे उसकी वाइफ उसको टॉर्चर किया करती थी एंड उसने एक जज के बारे में मेंशन किया है जिसका नाम है रीता कौशिक, और अतुल ने उसके ऊपर ब्राइबरी के एलिगेशंस लगाए हैं। 2019 में अतुल और निकिता की शादी होती है एंड उसके 2 साल बाद से ही निकिता और उसकी फैमिली के साइड से अतुल के ऊपर पैसे के लिए अननेसेसरी प्रेशर डाला जाता है। निकिता की फैमिली अतुल से हर बार अलग अलग चीज़ों के लिए पैसे मांगती है, जैसे कि घर खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए एंड इवन निकिता के भाई के लिए उसका क्लाउड किचन ओपन करने के लिए भी अतुल से पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन अतुल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि ये अमाउंट पूरा 30 लाख था। लेकिन अतुल जब ये अमाउंट देने से मना कर देता है तब उसकी फैमिली उसके ऊपर केस कर देती है। 2022 में अतुल के ऊपर निकिता की फैमिली द्वारा पहला केस किया जाता है, विच इंक्लूडेड अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी एंड फोर्स सेक्स। लेकिन अतुल के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं मिलने की वजह से इस केस को वापस ले लिया जाता है। लेकिन कुछ महीनों बाद यह सेम केस फिर से अतुल पर लगाया जाता है एंड अतुल से 2 लाख पर मंथ मांगे जाते हैं एज एन एलिमनी उसकी वाइफ और उसके बच्चे के लिए। अतुल का ये कहना था कि जब ये बात हुई तब निकिता खुद एक हाई पेइंग जॉब पर थी एंड उस टाइम उसका बच्चा सिर्फ 2 साल का था। तो तुम यार खुद सोच सकते हो कि 2 लाख कहाँ पर खर्च होंगे। स्टार्टिंग में निकिता ने इस केस को सेटल करने के लिए पूरे 1 करोड़ की डिमांड करी थी, लेकिन बाद में ये डिमांड बढ़कर पूरे 3 करोड़ पहुंच गई थी। लेकिन बस इतना ही नहीं था, अतुल ने ये भी मेंशन किया है कि उसके ऊपर जज और सिस्टम का भी बहुत प्रेशर था, इसीलिए उसने सुसाइड करने का सोचा। कानपुर कोर्ट में जब एक हियरिंग में अतुल ने NCRB का एक डेटा मेंशन करते हुए ये कहा कि फॉल्स केसेस की वजह से सुसाइड रेट कंपैरेटिवली काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तब उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया और जज रीता कौशिक ने हंसकर अतुल का मजाक बनाते हुए ये कहा कि तुम कब करोगे ऐसा कुछ। इसके बाद जज रीता कौशिक ने निकिता सिंघानिया को कोर्ट रूम से बाहर भेज दिया और अतुल से 5 लाख कमीशन में केस को सेटल करने की बात करी। इसके बाद जो सेकंड इंसिडेंट होता है विच फोर्स्ड अतुल टू टेक दिस स्टेप हैपेंड इन अप्रैल 2024, जब एक कोर्ट डेट के टाइम में निकिता की मां निशा सिंघानिया अतुल को देखकर उसका मजाक बनाते हुए ये कहती है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुमने सुसाइड नहीं किया। जिस पर अतुल ये कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम लोगों को पैसे कौन देगा।
जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे बाद हम तुम्हारे माँ बाप से लेंगे, तुम्हारे भाई से लेंगे, और अगर वो लोग भी मर गए तो उसके बाद जितनी भी तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है वो मेरी बेटी के नाम हो जाएगी। मतलब यार तुम लोग खुद देख सकते हो कि किस लेवल का मेंटल टॉर्चर उस पर किया जा रहा था। उसकी फैमिली के बारे में तरह तरह की बातें करी जा रही थी, उसको मेंटली हरास किया जा रहा था। कैसे वो सब लोग उसको इस पॉइंट पर ले आए कि उसको अपनी जान देना ज़्यादा आसान लगा। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। अतुल ने एक चेकलिस्ट बनाई थी जिससे कि उसके जाने के बाद उसके घर वालों को कोई दिक्कत ना हो, एंड उसने उस चेकलिस्ट को अपने उस 24 पेज के नोट में भी मेंशन करा है। एंड जब उस चेकलिस्ट के सारे काम पूरे हो गए तब उसने उस सुसाइड को करा। मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम इतना वीक है कि बस लड़की को देखकर, उसकी बात सुनकर, बिना किसी इंटेरोगेशन के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के लड़के को गलत साबित कर देता है? और क्या ये एक बस इकलौता केस है जो लड़के के साथ ऐसा हुआ है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर निकिता सिंघानिया एक अच्छी वेल पेइंग जॉब में थी एंड शी हैड एन एस्टैब्लिश्ड करियर, तो उसको पैसे मांगने की क्या ज़रूरत थी? अब बाय चांस सोचो कि अगर अतुल के पास जॉब नहीं होती एंड ही हैड टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, तो क्या निकिता उसको पैसे देती? तो इसके लिए तुम एक बार ये सुनो। Matrimonial disputes, husbands who consult me sometimes say that they were laid off from their job, they have no source of income, and could they in this situation ask for maintenance from their wife? They stand to reason that when the wife has filed false allegations, is trying to extort alimony from them, why can they not put some sort of case on them, including this maintenance case? And I explain to husbands that although there is a provision of law which talks about the husband asking for maintenance from the wife, the courts of law almost never grant maintenance to the husband. The logic of the court is the wife is earning, you are also capable, you cannot be a burden on her. Obviously, when you flip things around, the wife not earning, being educated, she's still entitled to maintenance because you are the husband. Another just one of those hypocrisies of the Indian justice system, and there are remedies to avail, but not this one. जेंडर इक्वालिटी, जहां पर आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, और एक तरफ वहीं पर हमें ये केसेस सुनने को मिलते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम की नज़र में जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ। तुमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी जहां पर एक एयर इंडिया पायलट ने सुसाइड कमिट कर लिया। सुसाइड करने से पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित को फ़ोन करके बताया कि वो सुसाइड करने जा रही है, एंड उसका बॉयफ्रेंड पैनिक में आके उसके अपार्टमेंट पहुंचता है और वहां पर उसको अनकॉन्शियस हालत में देखता है एंड उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। एंड लड़की के घर वालों ने आदित्य पर हरासमेंट का केस कर देते हैं एंड उसको सुसाइड करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, एंड आदित्य को वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उसको 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि आदित्य उसके सुसाइड का रीज़न नहीं था, लेकिन फिर भी उसको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन क्या ये सेम चीज़ निकिता के साथ हुई? बिल्कुल नहीं। सरबजीत सिंह, जिस पर एक लड़की ने बस इतना कह दिया था कि ये मुझे छेड़ रहा है, एंड बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उसको अरेस्ट कर लिया गया। कितने साल वो बंदा जेल में रहा, उसको दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया, लेकिन जब बाद में सच सामने आया कि लड़की ने उस पर फेक केस लगाया है, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। उसका करियर, उसकी लाइफ, उसकी रेपुटेशन सब खत्म हो गई। ललितपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक दलित लेडी ने विष्णु तिवारी के ऊपर फेक और असॉल्ट चार्जेस लगाए, एंड जब ये सब हुआ तब विष्णु की एज बस 23 साल थी। पुलिस ने विष्णु को आईपीसी सेक्शन 376, 506 और SC/SC एक्ट के अकॉर्डिंग उसको अरेस्ट कर लिया। वो 20 साल तक आगरा की जेल में बंद रहा। इन 20 सालों के बीच में उसके माँ बाप और उसके दोनों भाइयों की डेथ हो गई, एंड उसको उसका फ्यूनरल भी अटेंड नहीं करने दिया गया। लेकिन बाद में जब ये प्रूव हो जाता है कि एक फेक केस था, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट उसके सभी चार्जेस को ड्रॉप कर देता है एंड उसे जेल से छोड़ देते हैं। 2005 में दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर के अगेंस्ट उसी की एक एम्प्लॉय ने फेक केस लगाया, एंड बाद में CCTV फुटेज से पता चला कि डीलर तो इनोसेंट था। 23 सितंबर 2001 को हरियाणा का एक केस सामने आया जिसमें सेजल शर्मा नाम की एक लड़की ने एक आदमी के ऊपर फेक चार्जेस लगाने के लिए उसको धमकी दी और बदले में उससे 20 लाख रुपए मांगे। बाद में ये पता चला कि वो एक ऐसा रैकेट चलाती थी एंड उसने पहले भी ऐसे कई सारे लोगों को लूटा है। ऐसे कितने केसेस हैं जो आज दिन तक कभी सामने आए ही नहीं है, लेकिन जिन केसेस में प्रूव हो गया कि लड़की ने फेक केस लगाया है, उस पर क्या एक्शन लिया गया, तुम वो सुनना चाहोगे? 28 सितंबर 2021 में कोर्ट ने एक लड़की पे पूरे 1000 रुपए का फाइन लगाया।
क्योंकि उसने का झूठा केस लगाया था एक लड़के के ऊपर, जिसकी वजह से उस लड़के को जेल भी जाना पड़ा था। इसी तरह एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा दिया क्योंकि उनके बीच में एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी एंड उस बंदे को पूरे 1 हफ्ते तक जेल में रहना पड़ा था एंड उस लड़की को बस समझाते हुए छोड़ दिया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे केसेस सुनने के बाद तुम्हें लगता है कि इस देश में कभी जस्टिस होगा? मुझे तो नहीं लगता। ऐसे केसेस पर फेमिनिस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। जहां पर एक तरफ नेहा धूपिया का कहना है कि इट्स हर चॉइस, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस या मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू। अगर वो वहां जाके चीट कर रही है, मे बी शी वाज फीलिंग थ्रेटन्ड बाय यू। वहीं पर कंगना रनौत एक तरफ कुछ ऐसा कहती है, जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। 99% केसेस में हमेशा लड़के ही गलत होते हैं। चलो अगर नंबर्स की बात हो ही रही है तो हम 2015 का एक सर्वे देख लेते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 75 केसेस लिए गए, जिसमें से ये पता चला कि 75 में से सिर्फ 32 केस ऐसे थे जो असली थे, बाकी 43 के ऊपर फेक केसेस लगाए गए थे एंड उनको रिलीज कर दिया गया था। मतलब एक्विटल रेट वाज 57.33% देन द कन्विक्शन रेट। मतलब आपकी जो 99% लड़के गलत होते हैं वाली कैलकुलेशन थी वो तो फेल हो गई। ऐसे केसेस की वजह से जो असली केसेस है जिनको सच में जस्टिस की नीड है वो पीछे रह जाते हैं। हर जगह ये लोग अपना फेक फेमिनिज्म का झंडा लेकर घुस जाते हैं। कभी तुमने उसकी बैक स्टोरी जानने की भी कोशिश करी है? लेकिन नहीं, ये तो लड़की है, ये तो सच ही बोल रही होगी। आज अपनी इस वीडियो में अतुल सुभाष ने इंडियन जुडिशरी सिस्टम की असली सच्चाई बताई है। लेकिन तुम एक चीज़ अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अतुल सुभाष को जस्टिस मिलेगा? ये इंडिया है बॉस, यहाँ पर 2 दिन लोग हल्ला डालेंगे और फिर भूल जाएंगे एंड दिस इज़ द हार्ड रियलिटी। आज इतने महीनों बाद भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर एम जस्टिस का वेट कर रही है। लेकिन तुम इंडिया में रहते हो, इंडिया में रहकर अगर तुम जस्टिस का वेट कर रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो।